गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप सबको पता है नीट की डेट अनाउंस हो चुकी है। मई में आपका पेपर होने वाला है और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। रिवीजन भी बहुत अच्छे से कर ही रहे होंगे। उसी रिवीजन और तैयारी को और बेहतरीन और आसान बनाने के लिए नीट सारथी लेकर आया आपके लिए क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स में जो फिजिक्स के चैप्टर्स हैं उनको नीट में किस वेटेज के अकॉर्डिंग उनमें क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने सारे चैप्टर्स को अरेंज किया हुआ है और हर चैप्टर को एक शॉट में कंप्लीट किया है, जिसमें हम उस चैप्टर में उससे रिलेटेड फॉर्मूलेज पढ़ेंगे, की कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। जिन लोगों को और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है उनके लिए नीट सारथी के टेलीग्राम चैनल पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहां पर जाएंगे और फ्री में कंटेंट अवेलेबल है। आप वहां पर जाके बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, सॉल्यूशंस भी वहां पर दिए गए हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बना सकते हैं। तो चलो पढ़ते हैं। पहला चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स। जो बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर है ये बेसिकली फिजिक्स का चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी ये फिजिक्स के किसी भी चैप्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो क्वेश्चंस के लिए मैथमेटिक्स का जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम इन सब छोटी छोटी बातों को नहीं जान रहे होते हैं तो हमसे क्वेश्चंस नहीं बनते। मतलब थ्योरेटिकल पार्ट पे हम कहीं स्ट्रांग होते हैं बट हम क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं। तो उन सब के लिए सबसे पहला हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है जिसको बोला है बेसिक मैथमेटिक्स। इस बेसिक मैथमेटिक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। पहले हम इसमें पढ़ेंगे अलजेब्रा, फिर ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और ग्राफ। इसको हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो इससे रिलेटेड फॉर्मूले हैं, जो हमारे मैथमेटिक्स में काम आने वाली चीज़ें हैं, जो मैथमेटिक्स फिजिक्स में काम आने वाली है, वो सारी हम यहाँ पर सीख रहे हैं। सो सबसे पहले हमारे पास दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको समझ लेते हैं। अगर दिया जाता है हमारे पास y बराबर ax स्क्वायर bx प्लस सी, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। किसी भी एक्सप्रेशन को इक्वल टू जीरो लिख दिया जाए, किसी भी एक्सप्रेशन के इक्वल टू में जीरो लिख देते हैं तो वो बन जाता है हमारा इक्वेशन। अब ये बना हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी एक्सप्रेशन में इक्वल टू जीरो पुट कर दो तो वो बन जाता है हमारा एक्सप्रेशन। लेकिन अगर हम इसको क्वाड्रेटिक बता रहे हैं तो फिर हमारा लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ ए बी और सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी वैलिड होते हैं, लेकिन हमारे फिजिक्स में इतना ही इसका काम है। तो हम बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर जो वेरिएबल्स दिए होते हैं, वेरिएबल्स की जो पावर है, वो फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ एक टर्म होता है डिग्री। जो डिग्री को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर ऑफ जो वेरिएबल होती है उसी को बोलते हैं डिग्री। जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होती है उसी को क्या बोलते हैं हम? डिग्री। लेकिन जितनी उसकी डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं। तो हम लिखते हैं कि जो डिग्री होती है वो बराबर होती है किसके? रूट्स के। अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 2 है तो उसके 2 रूट, डिग्री 4 है तो 4 रूट, डिग्री 6 है तो 6 रूट। लेकिन यहां बोला गया कि क्या होना चाहिए डिग्री के लिए? जो हाईएस्ट पावर है ना वेरिएबल की, वही उसकी डिग्री होती है। और हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होता है वो जीरो यहां पर नहीं है। यहां पर देखिए हमने बोला कि इसकी डिग्री, हाईएस्ट पावर की जो वेरिएबल है वो डिग्री है, तो यहां पर क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। अगर किसी की डिग्री 2 है तो फिर उसके रूट कितने होने चाहिए? डिग्री कितनी है यहां पर? 2। अगर डिग्री 2 है तो फिर रूट्स भी कितने होंगे यहां पर? 2। हम इस क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं। जो रूट्स होते हैं उनको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x, जिसको हम लिखते हैं -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। a को हमेशा नीचे रखते हैं। a को नीचे क्यों रखते हैं? क्योंकि a कभी जीरो नहीं होता, कभी भी a जीरो नहीं होता, इसलिए a को हमेशा हम नीचे रखते हैं। जो x दिया गया है ये क्या? इसके रूट्स दिए गए हैं। ये क्या दिए गए? इन रूट्स निकालने का फॉर्मूला दिया गया है। तो यहां पर कितनी डिग्री है? 2 डिग्री है, तो इसके रूट्स भी कितने होंगे? 2। तो यहां पर अगर हम प्लस के साथ लिखेंगे
तो x में दो x छुपे हुए हैं, एक x1 और एक x2। जो ax है इसमें कितने छुपे हुए हैं? रूट 2। एक x1 छुपा हुआ है, एक x2 छुपा हुआ है। प्लस के साथ ले लेंगे तो एक रूट, और माइनस साइन के साथ ले लेंगे तो दूसरा रूट। एक छोटी सी बात और है कि जो रूट्स का सम होता है x1 प्लस x2, इसको हम लिखते हैं माइनस b/a, और जो इनका रूट्स का मल्टीप्लीकेशन होता है x1 इंटू x2, इसको हम लिखेंगे c/a। इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इस फॉर्मूले की मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकाल सकते हैं। बाकी स्लाइड में सारी बातें लिखी गई हैं। एक क्वेश्चन भी दिया गया जो अब आती है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। एक टर्म है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, इसको थोड़ा समझते हैं। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन 1 प्लस एक्स की पावर n, ध्यान से सुनना पूरी बात। इसको हम अप्रोक्सीमेशन में लिख देते हैं 1 प्लस n इंटू एक्स, मतलब कि जो इसकी टोटल पावर थी उसको लाके हम सीधे वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो x दिया हुआ है इससे सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कब करते हैं? ऐसा तब करते हैं जब क्या होना चाहिए, जो हमारा x है ना, ये कब होगा? जब हमारा जो x दिया गया है ये क्या होना चाहिए? 1 से बहुत छोटा होना चाहिए। जो x है 1 से कैसा होना चाहिए? बहुत छोटा होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर 0.99 लिखा हुआ है, इसको अगर हम लिखते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 1/100 की पावर 1/2, क्योंकि 100 को ऊपर ले जाओ 1 डिवाइड करो, डिवाइड बाई, तो ये 0.99 लिखा हुआ है। इसकी पावर, अब बताइए 1 के रिस्पेक्ट में 1/100 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि बहुत बड़ा नंबर है 1/100 के कंपैरिजन में। तो इसीलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जो पावर है ना वो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, और इसी को नाम दिया जाता है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का। फिर आते हैं लॉगरिदमिक फॉर्मूलाज। लॉग के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। लॉग के बारे में थोड़ी सी जानकारी ये है कि अगर कोई हमारे पास बेस दिया गया है और उसकी कुछ पावर है, बेस दिया गया है उसकी कुछ पावर है, जो रिजल्ट निकल के आ रहा है y, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो हमारा बेस है ना वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। साथ ही साथ क्या नहीं होना चाहिए? साथ ही साथ a का 1 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन आप क्यों लिख रहे हो? ये कंडीशन इसलिए लिख रहे हैं, अभी आपको समझाएंगे। देखो, आप बोल रहे हो कि ax की पावर y, मान लेते हैं हम यहां पर हम a को क्या ले लें? 2 ले लो, और इसकी पावर को आपने 1 लिया तो 2 की पावर 1 कितना है? 2 की पावर 2 कितना है? 4। कहीं आप अगर a को बेस को 1 ले लो, फिर उस पर कितनी भी पावर लगाते रहो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मतलब कि 1 की पावर 50 जो है वो बराबर है 1 की पावर 10 के। इसका ये मतलब थोड़ी हो जाएगा कि 50 इज इक्वल टू 10, इसलिए 1 का लिखना यहां अलाउड नहीं होता। अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिया गया है तो उसको लॉग के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? log y बेस a। log y, इसको पढ़ते कैसे हैं? log y बेस a। पढ़ने का तरीका क्या है कि log y बेस a। अगर इसको सॉल्व करने का तरीका, अगर log लिखा गया है तो ऐसा लिख सकते हैं। log, अगर यहां से log दिया गया, log से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है तो ऐसे जा सकते हैं। ये क्या फॉर्म दिया गया है? एक्सपोनेंशियल, और ये फॉर्म दी गई है इसकी लॉगरिदमिक फॉर्म। क्या हर एक्सपोनेंशियल फॉर्म का लॉग लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि पहले बताया गया कि क्या क्या कंडीशन इसके साथ क्या है? a पॉजिटिव होना चाहिए और जो a है वो 1 नहीं होना चाहिए। सेम यहां पर भी इसी से हमने लॉग को लिखा है, तो यहां पर भी हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो a है वो पॉजिटिव हो, साथ ही साथ a हमारा 1 नहीं होना चाहिए, और जो y है ये भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, और ये सारी बातें एक साथ सही होनी चाहिए। कोई आप लॉग लिखना चाहते हो तो लॉग में जो ये ऊपर वाला दिया होता है ये लॉग का नंबर होता है, जो नीचे दिया होता है लॉग का बेस होता है। ऊपर वाली बात क्या है? ये लॉग का नंबर है, नीचे वाली बात है जो लॉग का बेस है। थोड़ा सा लॉग के बारे में और बता देते हैं। ये दिया गया a और हमने यहां पर इसको लिया n। n क्या है? नंबर ऑफ लॉग, नंबर ऑफ
लॉग। और जो ए क्या है, इसको बोलते हैं बेस। जब कभी लॉग का बेस नहीं दिया जाएगा तो हम उसमें नेचुरल बेस को मानते हैं। नेचुरल बेस क्या होता है, जो ई होता है वो लॉग का नेचुरल बेस होता है। हमें किसी लॉग को सॉल्व कैसे करना होता है, मैं कोई क्वेश्चन लिख रहा हूं और आपको लॉग सॉल्व करके दिखाता हूं। यहां लिखा हुआ है 8 और यहां लिखा हुआ है 2। अगर हमें इसकी वैल्यू बतानी है, पहली बात तो देखें कि क्या ये लॉग का सवाल सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है। तो सही लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां पर 8 जो है पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, और क्या नहीं है, नीचे पॉजिटिव है, साथ में 1 नहीं है। पॉजिटिव होना अलाउड है बेस का, लेकिन 1 होना अलाउड नहीं है। पीछे आपको अभी बताया कि क्यों अलाउड नहीं है। अगर किसी लॉग को हमें सॉल्व करना है तो सबसे ज्यादा अच्छी बात इसके बारे में एक लाइन बोली जाए तो ये बोलेंगे कि व्हाट पावर ऑफ बेस इज टू बी रेज्ड टू गेट द नंबर। व्हाट पावर ऑफ बेस इज टू बी रेज्ड टू गेट द नंबर। नंबर को पाने के लिए बेस की क्या पावर लगाई जाए कि नंबर मिल जाए। नंबर क्या होता है, ऊपर वाला है। तो यहां बताओ 2 की क्या पावर लिखी जाए कि 8 मिल जाए। तो सबको पता होता है कि 2 की पावर 3 जो होता है वो 8 होता है। ये तो हो गया हमारा समझने वाला तरीका। अगर हमें कुछ नहीं पता है तो कैसे करते हैं इसको, तो इसको करने का तरीका क्या होता है, 8 और इसको हमने मान लिया क्या, y। हम क्या करेंगे, जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग में कन्वर्ट किया था, अगर a की पावर x बराबर y लिखा है तो बेस को नहीं हिलाते डुलाते हैं, इन चीजों को आपस में बदलते रहते हैं। तो log y बेस a बराबर x था। सिमिलरली हम क्या करेंगे कि log हट जाएगा और हम लिखेंगे 2 की पावर y बराबर 8, और इसको अगर और अच्छे से समझना चाहें तो 2 की पावर y बराबर 2 की पावर 3, बेस सेम तो पावर बराबर, यहीं से बात आती है y बराबर 3। और लॉग के बारे में एक दो बातें और जान लेते हैं। जैसे पहले हमने कहा कि हमें ये सवाल सॉल्व करना है लॉग का, कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं लॉग के। जैसे किसी ने बोल दिया कि लॉग का क्वेश्चन दे दिया 1 और नीचे -2, ये क्वेश्चन ही नहीं है, सॉल्व क्या करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, नंबर पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव और बेस 1 नहीं होना चाहिए। दूसरा किसी ने क्वेश्चन दिया, दूसरा क्वेश्चन अगर लॉग का दिया है log 2 1, ये भी क्वेश्चन वैलिड ही नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या, किसकी वजह से वैलिड नहीं है, जिसकी वजह से वैलिड नहीं है वो चीज को गोल कर दे रहे हैं। इसकी वजह से वैलिड नहीं है, ये इसकी वजह से वैलिड नहीं है। अब हम क्या लिखने जा रहे हैं उसको समझना। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा log 100 बेस 10, तो आप इसको क्या बोलोगे, इसका जवाब सीधे लिखेंगे कि बेस की क्या पावर लगाई जाए नंबर आ जाए। तो बताओ 10 की कितनी पावर लगाएं कि 100 आ जाए, 2। किसी ने बोल दिया कि log 1 बेस 5, 5 की क्या पावर लगाएं कि 1 आ जाए, तो 5 की क्या पावर लगाएं कि 1 आ जाए, 0। स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह इसको याद रखते हैं। कहीं पर ऐसा भी दे सकते हैं कि log 5 और नीचे की तरफ 1/5, 1/5 की क्या पावर लगाएं कि 5 पा जाए, तो -1। सिमिलरली हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि log 1/5 बेस 5, log को पढ़ते कैसे हैं, log 1/5 बेस 5। अगर ऐसा है तो 5 की क्या पावर लगाएं कि 1/5 पा जाए, बेस की क्या पावर लगाएं, नंबर पा जाए। यही ही log को सॉल्व करने का तरीका है। तो -1। यहां से 3-4 रिजल्ट निकल के आए। पहला रिजल्ट ये निकल के आया कि log जो 1 होता है, बेस कुछ भी ले लो, बस डिफाइन होना चाहिए, बेस कुछ भी ले लो और डिफाइन होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। दूसरा क्या बोला हमने, अगर बेस और नंबर दोनों आपस में कैसे लिखे हुए हैं, रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखे हुए हैं। कैसे लिखे हुए हैं, रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखे हुए हैं,
बट कैसे, अंडर डिफाइंड कंडीशंस। ये सब दोनों फॉर्मूले कब वैलिड हैं? अंडर डिफाइंड कंडीशन, जिसको मैं लिख रहा है अंडर डिफाइंड कंडीशन, मतलब लॉग डिफाइन तो होना ही चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये बातें वैलिड है। लॉग के कुछ फॉर्मूले जो पीछे गिवन है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो मैं आपको बता दी यहां पर कि लॉग को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, क्यों लॉग का बेस 1 नहीं होना चाहिए, और अगर कोई लॉग दिया गया है तो उसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं। एक और बात है कि जब लॉग का कोई बेस नहीं दिया जाता है उस समय लॉग का नेचुरल बेस माना जाता है, जिसको लिखते हैं ई। जो ई क्या होता है? नेचुरल बेस ऑफ लॉग। लॉग का बेस दिया जाएगा, अगर नहीं माना जाएगा तो लॉग का नेचुरल बेस माना जाता है ई। ऊपर नंबर कुछ भी हो, मैंने नंबर लिख दिया यहां पर n, नंबर क्या लिख दिया यहां पर n। ये सब कुछ बात ही हम तब कर रहे हैं जब लॉग क्या है? डिफाइन है। जब लॉग डिफाइन है तभी बात कर रहे हैं। अगर लॉग का बेस नेचुरल होता है तो इसी बात को हम लोग ln लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ln लिख देते हैं। कभी भी ln लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही है कि अभी लॉग का बेस क्या है? ई है, मतलब कि लॉग नेचुरल बेस पर डिफाइन है। लॉग का बेस कुछ भी हो सकता है, बस नेगेटिव ना हो और 1 ना हो। लॉग का बेस है ना, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लॉग को बेस 10 में कन्वर्ट करना है। अगर लॉग को ln में कन्वर्ट करना है, बेस ई में लाना है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? अगर किसी भी लॉग को बेस 10 का लॉग दिया था और हमें किस में लाना है? नेचुरल बेस में लाना है। सबसे पहले आपको एक चीज पीछे स्लाइड में इसको समझना, ये कुछ लॉग के फॉर्मूले हैं। जो लॉग के फॉर्मूले दिए गए यहां पर, इनमें आप देख सकते होंगे कि लॉग m की पावर n लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि n को बाहर ले आ सकते हैं। ये क्या है? फॉर्मूले। इनको ऐसे ही समझना आता है, ठीक है। और m इंटू n लिखा हुआ है तो log m प्लस log n। लॉग के डिफाइन होने की कंडीशन हमने आपको बताई दी है। जो यहां पर लॉग का बेस लिखा हुआ है, जो यहां लिखा हुआ है लॉग का बेस, जिसको हमने बोला हुआ है log e m बराबर, हमने लॉग का नंबर माना हुआ है m और लॉग का बेस है e। इसको अगर हमें किस में ले जाना है? 10 वाली फॉर्म में ले जाना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 10 से 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये केमिस्ट्री में भी बहुत काम आने वाली चीज है। अब इसको याद करने का तरीका कैसे आप याद करते हैं कि देखो यहां पर क्या है? 10 है, तो हमें पता है कि जो बड़ा नंबर दिया गया है लॉग के बेस में, जो बड़ा नंबर दिया गया है, तो अगर आपको बड़ा बनाना है तो उसको किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जस्ट समझने के लिए, कोई ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है कि अगर बड़ा बनाना है तो करना पड़ेगा, क्योंकि ई की वैल्यू क्या है? 2.71 होती है। तो अगर किसी को बड़ा बनाना है तो बड़े से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इसके पीछे का लॉजिक ऐसे हम याद करते हैं। लेकिन लॉग को डिफाइन हमने बता ही दिया कि लॉग कैसे डिफाइन होता है। आगे बढ़ते हैं। ये सारे लॉग के फॉर्मूले हैं। ln1 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, ln1 का मतलब क्या है? लॉग। अगर इस बात को ओपन करके लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? log 1 बेस e। और हमें पता है कि इसके बेस में कुछ भी हो, लेकिन अगर ऊपर 1 दिया है और लॉग डिफाइन है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। अभी पीछे समझा है। अब आती है ट्रिग्नोमेट्री की बात। ट्रिग्नोमेट्री, हाँ, यहां से हम लोग थोड़ी बातें डिटेल में जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो सबसे पहली बात दी गई है, डिग्री और रेडियन। यहां पर एक एंगल दिया गया थीटा। डिग्री और रेडियन का कुछ ऐसा रिलेशन होता है, थीटा बराबर हम लिखते हैं आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ और अपॉन में क्या लिखा जाता है? रेडियस। देखो यहां पर आर्क लेंथ कुछ लेंथ दी गई है, रेडियस दी। अगर हम आर्क लेंथ को मान लें यूनिट लेंथ का और रेडियस को मान लें 1, तो हमारा जो थीटा निकल के आता है, ये निकल के आता है 1 रेडियन। कहने का मतलब ये है कि किसी जो रेडियस है उसकी वो कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर। 1 यूनिट बोलो, 1 मीटर बोलने से ज्यादा अच्छा है कि आप उसको 1 यूनिट बोलो।
अगर किसी की रेडियस 1 यूनिट है और उसकी आर्क लेंथ भी कितनी है, 1 यूनिट है, तो जो दोनों के बीच बनने वाला एंगल होता है वो कितना होता है, 1 रेडियन। जो किसी नंबर के ऊपर अगर सी लिख देते हैं उसको रेडियन ही पढ़ते हैं। और अगर आप रेडियस को केवल आर मान लेते हो तो आर्क लेंथ क्या हो जाता है, थीटा बराबर ही आर्क लेंथ हो जाता है, जैसा कि यहां पर गिवन है। दूसरी बात, जो यूनिट ऑफ एंगल है वो क्या होती है, एंगल को 2 यूनिट में बांटा जाता है, एक तो रेडियन और दूसरा क्या होता है, डिग्री। रेडियन और डिग्री में एक रिलेशन होता है, वो भी हम बताया। जो पाई रेडियन है वही कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 3.14, ऐसे करके पाई की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, लेकिन हम इसको बस 2 डिजिट तक अगर देखें तो 3.14 मान के इसको सॉल्व कर लेते हैं किसी भी चीज को। तो एंगल में डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन यहां पर फॉर्मूले दिए गए हैं। तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री है। जैसे अगर पाई रेडियन दिया गया है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री दिया गया है, तो यहां पर 1 रेडियन जो होगा वो कितना होगा, 180 बाई पाई डिग्री। सिमिलरली इसी का उल्टा भी देखो कि अगर 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन है तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा, पाई बाई 180 रेडियन। तो यहां से हम कन्वर्जन सीखते हैं। अगर किसी को डिग्री से रेडियन में बनाना है या रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो फैक्टर हमारे पास सिर्फ 2, 180 बाई पाई या पाई बाई 180। सर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास पाई जो है, पाई वाली कोई चीज दी गई होगी। जैसे यहां पर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, पाई बाई 180 से। क्यों, क्योंकि डिग्री में कुछ अगर दिया गया है और हमें रेडियन में लाना है, मतलब हमें पाई में लाना है, तो पाई हमारा कटना नहीं चाहिए, ऊपर रहना चाहिए। जैसे 30 डिग्री को अगर हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में तो हम क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर किसी को रेडियन से डिग्री में जाना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, पाई बाई 180। अगर डिग्री से रेडियन में जाना है और रेडियन से डिग्री में जाना है तो दोनों के लिए मल्टीप्लाइड के फैक्टर पाई बाई 180 या 180 बाई पाई है, लेकिन हमें डिसाइड करना पड़ेगा हमें किससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमें दिया गया है कि 30 डिग्री है, इसको मैं किस में बनाना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, पाई बाई 180 लेना चाहिए कि 180 बाई पाई। तो सिंपल सा जवाब है कि हमें पाई चाहिए तो हमें क्या लेना चाहिए, 180 बाई पाई। तो 30 इंटू पाई बाई 180, जैसे ही काटोगे तो पाई बाई 6 रेडियन आ जाएगा। अगर यहीं पर हमारे पास क्या होता कि हमें डिग्री में चाहिए होता, डिग्री में चाहिए होता तो हम किससे मल्टीप्लाई करते, 180 बाई पाई से। कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं और उनके डिग्री और रेडियन में कन्वर्जन यहाँ दिए गए हैं, आप चाहें तो कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट बात ये थी कि 1 रेडियन कैसे आता है, तो इसको बता दिया गया कि भाई यूनिट लेंथ का रेडियस लो, यूनिट लेंथ की आर्क लेंथ लो, उसमें जो एंगल बन रहा होगा वही क्या होता है, हमारा 1 रेडियन होता है। एक बात आई यहाँ पर, एंगल, एंगल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो एंगल को ऐसे डिफाइन करते हैं, कोई लाइन है उसका जो रोटेटिंग मैग्नीट्यूड है, किसी लाइन का जो रोटेटिंग मैग्नीट्यूड है वही क्या होता है, एंगल होता है। रोटेटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन जो होता है वही क्या होता है, एंगल होता है। इसी को हम बोल देते हैं एंगल। कन्वर्जन भी सीख गया, हमारे लिए 2 ही फैक्टर हैं, एक पाई बाई 180, एक 180 बाई पाई। यहां पर देखो 1 डिग्री को इन्होंने पाई बाई 180 लिखा है, पाई की वैल्यू 3.1 डालोगे तो 1 डिग्री बराबर 0.02 रेडियन भी होता है। ऐसे ही 1 रेडियन जो होता है वो 180 बाई पाई होता है। तो 1 रेडियन अगर हम फिर से 3.14 डाल के इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट हमें 57 डिग्री मिलेगा। नंबर लाइन पे कभी भी प्लॉट करना होता है तो हमेशा हम क्या प्लॉट करते हैं, रेडियन प्लॉट करते हैं, कभी भी डिग्री प्लॉट नहीं करते। अब आया है कन्वर्जन। पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री है ये बेसिकली 2 वर्डों से मिलकर बना है, ट्रिगोन और ज्योमेट्री। ट्रिगोन का मतलब होता है ट्रायंगल और ज्योमेट्री का मतलब मेजर। एक ट्रायंगल के मेजरमेंट से रिलेटेड जो भी ज्योमेट्री है वही ट्रिग्नोमेट्री है।
तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। जो अगर ये थीटा होता है तो थीटा के सामने वाली जो लेंथ होती है वो परपेंडिकुलर होती है, थीटा से सामने वाला परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस, फिर बचा हुआ हाइपोटेन्यूस। एक पाइथागोरस थ्योरम होती है जो कहती है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर करने के बाद बेस का स्क्वायर करो प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके जोड़ दो तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। ट्रिग्नोमेट्री में जो 6 रेशियो होते हैं उनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको फंक्शन भी बोलते हैं। फंक्शन क्यों? साइन थीटा को कुछ लोग फंक्शन भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको रेशियो भी बोलते हैं। रेशियो इसलिए क्योंकि ये रेशियो के लिए डिफाइन होता है, फंक्शन इसलिए क्योंकि ये थीटा पर डिपेंड करता है। जो साइन थीटा है ये फंक्शन ऑफ थीटा भी है और एक रेशियो के फॉर्म में डिफाइन भी है। तो हम बोलते हैं कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस दिए हुए इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी बोलते हैं, फंक्शन भी बोलते हैं। ये सब कुछ क्यों? क्योंकि ये थीटा पे डिपेंड करता है। अगर आपने बोल दिया कि भाई साइन 45 डिग्री तो अलग वैल्यू, साइन 90 डिग्री तो अलग वैल्यू, ऐसे ही जो सारे दिए होते हैं साइन कॉस सेक कॉसेक, इनके आपस में एक रिलेशन होता है। ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस या इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, एक होता है साइन, 6 डिफाइन होते हैं, एक होता है कॉस, ये होता है टेन, होता है कॉट, और सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। जो साइन और कॉसेक होते हैं ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप में होते हैं। किसमें होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। मतलब कहीं पर भी साइन थीटा लिखा है, उसको अगर हमें लिखना है तो हम उसको 1 कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं। साइन कॉसेक क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। कॉस और सेक एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस थीटा होता है वो भी आपस में किसके साथ रेसिप्रोकल होता है? सेक के साथ रेसिप्रोकल में होते हैं। टेन और कॉट भी क्या होते हैं? रेसिप्रोकल में होते हैं। मतलब टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा। एक ट्रायंगल बनाया गया है, उसके लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सारे डिफाइन हो रहे हैं। पहला क्या है? ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। तो जो साइन थीटा होता है वो कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। जो कॉस थीटा होता है ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये सब ऐसे ही डिफाइन है। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो कॉट थीटा है वो किसका क्या है? रेसिप्रोकल है, तो इसका उल्टा हो जाएगा। सेक थीटा कॉसेक का होता है तो ये भी इसका उल्टा हो जाएगा। कॉसेक साइन का होता है, ये भी इसका उल्टा हो जाएगा। जो ये दिए गए हैं इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी बोलते हैं, कई बार इनको रेशियो भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक रेशियो के लिए डिफाइन होते हैं इसलिए रेशियो, थीटा पे डिपेंड करते हैं इसलिए फंक्शंस। इन सब के बारे में अगर आप अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सॉरी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही तो पाइथागोरस थ्योरम थी, यही तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम थी। अगर यहां से हम एक्सप्रेशन को देखें, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर लिखने की कोशिश करें तो क्या लिख रहे हैं हम लोग? साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर लिखने की कोशिश करें तो क्या लिख रहे हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ने से ऊपर क्या बनेगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, और इधर कितना बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जस्ट एक समझने के लिए आपको दिखा रहे हैं। पी स्क्वायर बी स्क्वायर वापस से एच स्क्वायर होता है तो ये आपस में कट जाएगा और ये यहीं से हम लोग
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख देते हैं। सर ये प्रूव है कि वेरिफिकेशन? वेरिफिकेशन ये प्रूफ नहीं है, इसको जस्ट एक तरीके से वेरीफाई कर रहे हैं कि देखो ऐसा हो रहा है, मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम हमारी बिल्कुल वैलिड है और यहां पर प्रॉपर तरीके से अप्लाई भी हो रही है। तो जो साइन के tan cot sec cosec ये होते हैं इनके रेसिप्रोकल रिलेशन, लेकिन इनके बारे में एक बात और होती है कि साइन कॉस जो होते हैं ना वो एंगल पे भी डिपेंड कर रहे होते हैं, एंगल पे डिपेंड करते हैं। तो अगर हम एंगल को बढ़ाते हैं उसके हिसाब से इनकी वैल्यू भी चेंज होती है। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ, एक 90 का जिनमें डिफरेंस आता है उसके बाद उनको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। अगर हम हमसे थीटा बोले तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, 90 माइनस थीटा। तो हम बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखें तो पहली बात तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर चेंज होगा तो वो कॉस में चेंज होगा। साइन और कॉसेक में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में देखें तो या तो साइन चेंज नहीं होगा और चेंज होगा तो कॉस में, ऐसे ही टेन या तो चेंज नहीं होगा, चेंज होगा तो फिर कॉट में, ऐसे ही सेक या तो चेंज नहीं होगा, चेंज होगा तो कॉसेक में। ये बना हुआ है एएसटीसी रूल, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट रूल भी कुछ लोग बोलते हैं। पहले वाले में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का मतलब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। पहले वाले में सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। दूसरे वाले में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, दूसरे वाले में क्या होते हैं, साइन और उसके रेसिप्रोकल पॉजिटिव। तीसरे वाले क्वाड्रेंट में टेन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। चौथे वाले में कॉसेक और सेक पॉजिटिव। इस बात को हम अपने तरीके से समझें तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर कभी भी हमें यहां से यहां तक एंगल दिया गया, मतलब कि इसको हम 0 डिग्री बोलते हैं, इसको हम 90 डिग्री बोलें या फिर π/2 रेडियन बोलें, ऐसे ही यहां पर 180 डिग्री बोलें या इसी को हम पाई रेडियन बोलें, यहां पर 270 डिग्री बोलें या फिर इसी को हम 3π/2 रेडियन, और वापस से जब हम घूम के आ जाएं तो इसको हम 2π बोल दो या फिर 360 रेडियन, 2π रेडियन या फिर 360 डिग्री। ऐसा है, अगर कोई एंगल इस वाले जोन में पाया जाएगा तो फिर क्या होगा, वो उसका साइन जो होगा, भाई इसके लिए तो सारे पॉजिटिव होते हैं, ये हम बात कर रहे हैं 90 डिग्री से बड़े एंगल्स को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। अगर इसमें पाया जाएगा, इसमें पाए जाने पे क्या होगा कि भाई साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, क्या होगा मुझे उसकी वैल्यू नहीं पता। जैसे किसी ने बोल दिया कि साइन 175 डिग्री, तो इसकी वैल्यू निकलेगी तो पॉजिटिव ही आए, क्या वो नहीं पता। सिमिलरली अगर कोई एंगल इस वाली लाइन, इस वाले क्वाड्रेंट में पाया जाएगा जिसको मैंने रेड लाइन से किया है, यहां पर क्या क्या पॉजिटिव होगा, टेन एंड कॉट, टेन एंड कॉट यहां पॉजिटिव होंगे, साइन एंड कॉसेक इतनी सी चीज में पॉजिटिव होंगे। सिमिलरली अगर हम कॉस की बात करेंगे तो कॉस कहां से कहां तक पॉजिटिव होगा, कॉस यहां से यहां तक पॉजिटिव होगा, कॉस और सेक। ये हम बस पॉजिटिव वाले उसको बना रहे हैं, अगर और कहीं पर है तो फिर नेगेटिव है, और कहीं पर है तो फिर नेगेटिव है वो। इसका बेनिफिट ये होता है कि हमारे पास जब एंगल चेंज करने के लिए आते हैं, जब एंगल चेंज करने के लिए आते हैं, जैसे यहां पर साइन 120 दिया गया है, इसमें हमें इसकी बड़ी हेल्प मिलती है। साइन 120 डिग्री हमारे पास दिया गया है, आप देखना कि हमें नहीं पता कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, लेकिन इतना तो जरूर पता है कि साइन 120 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में गया है और सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। निकलेगी क्या नहीं पता, लेकिन निकलेगी तो पॉजिटिव ही, निकलेगी क्या नहीं पता, लेकिन निकलेगी तो पॉजिटिव ही। इसको कैसे निकालते हैं उसका भी एक स्टैंडर्ड बिल्कुल तरीका है। जैसे मैं साइन के लिए इसको लिख देता हूं, अगर कोई दिया गया है साइन थीटा, साइन थीटा दिया गया है, लेकिन ये थीटा कैसे बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। जो थीटा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। अगर ये थीटा 90 डिग्री से बड़ा है तो उसको लिखने का तरीका क्या है,
इसको लिखने का तरीका है कि इस थीटा को हम क्या लिखेंगे, n π/2 प्लस अल्फा के फॉर्म में लिखेंगे, n π/2 प्लस अल्फा के फॉर्म में लिखेंगे। जो ये एंगल दिया गया है इसको n π/2 प्लस अल्फा के फॉर्म में लिखेंगे, और हमने बोला कि जो अल्फा है ना वो 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए, वो 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। पूरी बात अभी बोले, एक सवाल करेंगे उसके हिसाब से इसको समझा देंगे। जो साइन है इसका प्लस माइनस, अब मैं क्या बोल रहा हूं, साइन का प्लस माइनस इस बात से डिसाइड होगा कि एंगल थीटा कहां गिवन है। साइन का प्लस माइनस इस बात से डिफाइन होगा कि एंगल जो थीटा है वो कहां कितना गिवन है हमारे पास। जैसे एक हमने n π/2 प्लस अल्फा लिख लिया है, और यहां पर अगर n जो होता है हमारा ऑड होता है, क्या होता है, ऑड होता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलो विल चेंज। इस पूरी बात को, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, अगर n हमारा ऑड हुआ तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलो, वो क्या होगा, हमारा चेंज होगा। और अगर चेंज हो रहा है तो फिर किस में होगा, साइन किस में होगा, कॉस में, और कॉस किस में होगा, साइन में। टैन किस में होगा, कॉट में, और कॉट किस में होगा, टैन में। ऐसे ही सेक किस में होगा, कॉसेक में, और कॉसेक किस में होगा, सेक में। कब होगा ऐसा, जब n ऑड होगा। जब n ऑड होगा तो ये सारी समस्याएं कब आ रही हैं, जब हमारे पास थीटा क्या आ रहा है, हमारा 90 डिग्री से ज्यादा आ रहा है, तभी सारी समस्याएं आ रही हैं। तो थीटा जब 90 डिग्री से ज्यादा आ रहा है तो फिर हम क्या बोल रहे हैं कि हमें इस थीटा वाले एंगल को n π/2 प्लस अल्फा के फॉर्म में लिखना चाहिए। ऐसा लिख लिया तो जो n होगा, अगर ये ऑड नंबर है, अगर ये ऑड नंबर है तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। चेंज तो होगा लेकिन जाएगा कैसे, चेंज होने का तरीका बिल्कुल सेट है कि साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, टैन किस में चेंज होगा, कॉट में, कॉट कैसे चेंज होगा, साइन टैन में, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में। अगर चेंज हुआ तो ऐसे ही चेंज होगा। दूसरी बात समझो कि n अगर इवन हुआ, n क्या हुआ, इवन हुआ, ऑड हुआ तो चेंज, इवन होगा तो नो चेंज। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो ऐसा का ऐसा ही रखा रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। और प्लस माइनस जो होगा ना, इससे पहले जो प्लस माइनस होगा ये डिसाइड होगा अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट। अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट। अब ये क्या बात बोली, इसको समझते हैं एक बार। देखो, मान लेते हैं मेरे पास साइन 30 डिग्री की वैल्यू किसी ने पूछी, तो ये तो हमें पता ही होती है, कितनी होती है साइन 30 डिग्री की वैल्यू, हाफ। किसी ने हमसे पूछ लिया कि साइन 45 की वैल्यू बताओ, तो पता ही होती है, कितनी होती है, 1/√2। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो हमको याद रहती है। समस्या तब खड़ी होती है जब किसी ने पूछ लिया कि वैल्यू बतानी है किसकी, साइन 120 डिग्री की। किसकी बतानी है, साइन 120 डिग्री की। तो हमने क्या बोला कि इसको कैसे लिखना चाहिए, इसको ऐसे लिखना चाहिए 90, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 × 1 प्लस 30 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि हमें लिखना कैसे, n π/2 प्लस अल्फा के फॉर्म में लिखना है। सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, बिल्कुल फुलफिल हो रही हैं कि यहां पर जो n होना चाहिए π/2 के मल्टीपल में लिखना है इसको, और अल्फा जो होना चाहिए वो 90 से छोटा होना चाहिए। सारी कंडीशन फुलफिल हो गई। अब बताओ मुझे कि जो इसका प्लस माइनस है वो किस बात से डिफाइन करेगा, क्वाड्रेंट से। हमें पता था साइन 120 डिग्री लिखा है, साइन 120 डिग्री लिखने का मतलब है कि इसी वाले क्वाड्रेंट में तो है, इस वाले क्वाड्रेंट में ही तो है। अगर कोई भी चीज साइन यहां पाया जाएगा तो उसका प्लस माइनस नहीं बदलेगा। तो इस हिसाब से साइन का जो
प्लस माइनस है वो तो हमने लिख दिया कि ये रहेगा तो प्लस ही, अब क्या होगा वो नहीं पता, लेकिन इसका जो प्लस माइनस है वो तो फिक्स हो गया कि ये रहेगा तो प्लस ही, क्योंकि साइन आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होगा पॉजिटिव। लेकिन 90 इंटू 1, 90 इंटू 1 का मतलब क्या हुआ, ये 1 कैसा आ गया, 1 आ गया हमारा ऑड, 1 कैसा आया हमारा ऑड आया। अगर 1 ये ऑड आ गया तो इसका मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो चेंज होगा, और अगर चेंज होता है तो किस में चेंज होता है, कॉस में। बाकी आगे जो एंगल लिखा है उसको लिख दो, कॉस थीटा। तो हमें पता है कि कॉस थीटा कितना होता है, √3/2। फिर से कोई हमसे अगर पूछे कि क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए कि ऐसा ना हो कि आप tan 135 को बताओ, फिर से भाई सब हमारे मन में क्या विचार चल रहा है कि पहले tan 90 इंटू 1 + 45 लिखें, ऐसा लिख दिया, tan 90 इंटू 1 + 45 लिखें। कहाँ आया 135, 135 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो प्लस माइनस तो क्वाड्रेंट के हिसाब से डिसाइड होता, तो प्लस तो माइनस आ गया, माइनस किस वजह, 135 डिग्री की वजह से माइनस आया, क्योंकि आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब ये tan जो है वो चेंज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहां पर दिया गया है 1, 1 होता है ऑड, अगर tan चेंज होता है तो किस में चेंज होता है, कॉट में चेंज होता है, तो क्या बनेगा ये cot 45। कोई और एक ले लेते हैं, इस बार कॉस ले लो, 210 लिया, कॉस को 210 लिया, तो इसको कैसे लिखना है हमें, कॉस 90 इंटू 2 180 प्लस 30, ऐसा लिख दिया। फिर से हमें बताना है कि कॉस 210 मतलब कि किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। पहले नंबर बिना सोचे समझे एक बात तो लगा दी जाए कि ये नेगेटिव तो होगा ही होगा। किस वजह से लगा दिया गया, ये लगा दिया गया 210 डिग्री की वजह से, और जो 2 है इसकी वजह से क्या बोलेंगे, 2 की वजह से इस बात को बोलेंगे कि कॉस चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा। तो कॉस 2 दिया हुआ है, इवन दिया हुआ है, इवन के लिए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज ही नहीं होते, मतलब कि ये सीधा हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। जो कॉस 30 माइनस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू है वही कॉस 210 डिग्री की भी वैल्यू है। ये बातें हमने यहां पर सीखी हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में ये कुछ फार्मूले दिए गए हैं। पहली बात, एक वर्ड है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को हम बोलते हैं कि आइडेंटिटी वो होता है जो अपनी डोमेन में हर वैल्यू के लिए ट्रू हो। आइडेंटिटी का मतलब लिख देता हूं, किसी चीज को आइडेंटिटी कब बोलते हैं, जब वो होता है ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ डोमेन। डोमेन की सारी वैल्यूज के लिए जो ट्रू होता है उसको बोलते हैं आइडेंटिटी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है 1, जैसे इसके फॉर्मूलेस को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है 1, ये 1 लिखा हुआ है। इसी में हम क्या करें कि डिवाइड कर दो इसको, किससे, साइन स्क्वायर थीटा से। जैसे ही आपने इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तो ये कितना बनेगा 1, और कॉस अपॉन साइन कितना होता है, कॉट 1 अपॉन, और 1 अपॉन साइन कितना होता है, कॉसेक होता है, तो ये निकल के आ जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया तो ऐसा। अगर हम इसी बात को किससे डिफाइन कर दें, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करें, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तो साइन अपॉन कॉस तो हो जाता है 10 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक तो सेक। तो ऐसे ये तीनों के तीनों बन जाते हैं कि भाई एक बार हमने कभी भूल जाए तो कैसे आया था, एक बार कॉस से डिवाइड किया था, एक बार साइन से डिवाइड किया था।
दूसरा ये जो फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, और ये दो जरूरी फॉर्मूले इनको लिख देते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी, इसको कैसे ओपन करते हैं? देखो साइन का जो फॉर्मूला है ना, उसमें साइन कॉस साथ साथ आता है, साइन कॉस साथ साथ आता है, और जो एक बार जिसके पास चला जाता है दोबारा नहीं जाता। कहने का मतलब क्या है कि साइन भी आएगा कॉस भी आएगा, जो बीच में साइन लिखा हुआ है प्लस माइनस वही यहां पर भी आएगा, जो बीच में वही यहां पर आएगा। फिर से हम बोल रहे हैं कि कॉस भी आएगा और साइन भी आएगा। अब बात आ रही है एंगल पुट करने की, कि इसमें कैसे एंगल पुट किया जाए। तो एंगल पुट करने की बात, एंगल पुट करने की बात, तो जो एंगल है वो दे दो, लेकिन एक फंक्शन को एक ही बार एंगल देना है। साइन को हमने ए दे दिया तो हमें कॉस को बी देना पड़ेगा। अब हम साइन को ए दे चुके हैं, तब हमें कॉस को ए देना पड़ेगा और साइन को बी देना पड़ेगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ऐसे ही डिजाइन हो गया। अगर हम साइन ए माइनस बी की बात कर रहे हैं तो हम क्या लिखते हैं कि जो साइन कॉस साथ साथ आएगा, पहली बात तो साइन कॉस साथ साथ आएगा तो आ गया, तो साइन लिखा। अब एक बार अगर जो एंगल जिसको दे दिया दोबारा उसको नहीं देते, पहली बात तो इनको साथ साथ लाए, साथ साथ ला दिया। अब एक बार जो इनको दे दिया वो दोबारा नहीं देंगे, साइन को ए दे दिया तो अब कॉस को ए मिलेगा, कॉस को बी दे दिया तो अब साइन को बी मिलेगा। ऐसे करके इनको थोड़ा मेमोराइज कर सकते हैं। और जो बीच का जो साइन है वो साइन यही रहता है, बीच का जो साइन है वो यही रहता है। फिर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इस वाले फॉर्मूले में हम ए की जगह पर बी को रिप्लेस कर दें, क्या बोला, ए की जगह पर अगर बी को रिप्लेस कर दें तो हमें ऐसा लगेगा, ऐसे कर दो रिप्लेसमेंट को, ऐसे करो, ए की जगह पर अगर बी को रिप्लेस कर दें तो हमें क्या लगेगा भाई, साइन 2b। जहां जहां पर ए की जगह लिखा हुआ वहां वहां बी लिख दो। वहां वहां v लिख दो। तो यहां से क्या पता चला कि साइन 2b का जो फॉर्मूला है इनको जोड़ा जाए तो क्या आएगा, 2 टाइम्स साइन b कॉस b। ये होता है साइन 2b का फॉर्मूला। ये क्या है, साइन 2b का फॉर्मूला। इसी को हम अलग अलग बहुत तरीके से लिखते हैं। कुछ लोग इसको साइन 2 थीटा के फॉर्म में लिखता है, तो क्या लिखता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा करके लिख लेते हैं। फिर कॉस के लिए भी फॉर्मूला लिखा है। कॉस क्या होता है कि कॉस भी दो दो बार करके आता है, लेकिन कॉस के बारे में भी बोल देते हैं। कभी हमें कॉस का फॉर्मूला लिखना है, कॉस ए प्लस बी लिखना है, तो कॉस के साथ समस्या ये होती है कि जो यहां होता है उसका उल्टा साइन उधर जाता है। अगर यहां प्लस लिखा हुआ है तो कॉस में शुरुआत में ही माइनस लिख दो, पहली बात। दूसरी बात, जो कॉस आता है ना वो भी दो दो बार आता है, वो भी जैसे साइन और कॉस साथ साथ आते थे, साथ साथ नहीं आता, ये क्या करता है, एक ही साथ आता है। तो पहले क्या आ जाएगा, कॉस का फॉर्मूला है तो कॉस से ही शुरू होगा, कॉस ए कॉस बी, और माइनस में क्या होगा, साइन ए साइन बी। पहले कॉस एक साथ आएगा फिर साइन एक साथ आएगा, जो इनके बीच में साइन दिया होगा प्लस माइनस मतलब वो उसका उल्टा प्लस माइनस इधर आएगा। यहां पर ये बराबर बी लिखो, इसको हम थीटा भी कर दो तो ये फॉर्मूले में यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। एक आता है कि इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लिखने के लिए, कि अगर कोई एक्सप्रेशन दिया गया है a साइन थीटा प्लस b cos थीटा, a साइन थीटा अगर कभी दिया गया है a साइन थीटा प्लस b cos थीटा, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लिखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है यहां पर कि दोनों के एंगल जो है ना थीटा, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आती है उसको हम लिखते हैं
रूट ओवर इन दोनों के जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर, और जो मिनिमम वैल्यू निकल के आती है वो इसी का नेगेटिव। तो इसीलिए इसकी रेंज जो बनाई जाती है वो क्या बनाई जाती है, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर से लगाकर माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। एक और छोटी सी जानकारी की बात यह है कि जो साइन थीटा है ना, इसकी जो वैल्यू होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एसएचएम वगैरह में और जो चैप्टर पढ़ते हैं ऐसी, उनमें सब में बहुत काम में आने वाली चीज है कि -1 से 1, मतलब कि साइन थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू ला सकता है 1 और मिनिमम वैल्यू ला सकता है -1। साइन थीटा इसके बाहर की कोई वैल्यू कभी भी जनरेट कर ही नहीं सकता। अगर हम इसका स्क्वायरिंग करते हैं, इसका हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कर दिया, इसका स्क्वायरिंग करते हैं तो हमें क्या होता है कि इनइक्वालिटी लिखी हुई है, हम कह रहे हैं कि -1 से लेके 1 तक बहुत सारे नंबर्स हैं, उन सारे नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है। अगर उन सारे नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है तो बीच में कहीं जीरो भी आ जा रहा होगा। जब जीरो हो जा रहा होगा, इनइक्वालिटी का मतलब रेंज, कहां से कहां तक फंक्शन जा सकता है। तो साइन थीटा अगर -1 से 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो 0 से लगाकर 1 तक होगा, क्योंकि -1 से 1 के बीच में जितने नंबर्स हैं सबका स्क्वायर हुआ, क्योंकि साइन थीटा का स्क्वायर हुआ। और -1 से 1 के बीच में कहीं जीरो भी आया, जीरो आया तो बस तुरंत ही उसने इसको जीरो कर दिया। तो साइन स्क्वायर थीटा की जो रेंज होती है वो 0 से 1 होती है। ऐसे हम किसी की भी रेंज निकाल सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 होती है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की अगर रेंज लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 से 1। ये दोनों बातें डिफाइन हो गई। अगर यहां पर कॉस साइन स्क्वायर थीटा की लिखनी पड़ेगी तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 0 से लगाकर 1 तक वेरी करता है। ठीक है बात, यहां तक हम पहुंच गए। तो हमने आइडेंटिटीज देख ली, एडिशन सब्सट्रैक्शन फार्मूले देख लिए, साइन टू थीटा का फार्मूला कैसे लिखते हैं ये देख लिया। इसका बहुत एप्लीकेशन आता है, कॉस टू थीटा का, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला याद होना चाहिए। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं दोनों के दोनों, ये याद होने चाहिए और इसका भी काफी यूज आ जाता है। अब बात आ रही है कि स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। अगर थीटा जो बहुत स्मॉल होता है ना, तो साइन थीटा जो है ना अप्रोक्सीमेशन में थीटा ही हो जाता है। कब होता है ऐसा, जब थीटा बहुत स्मॉल होता है। जैसा साइन थीटा बिहेव करता है वैसा ही टेन थीटा बिहेव करता है, क्योंकि साइन थीटा अगर बहुत छोटा है तो थीटा अगर बहुत छोटा है तो साइन थीटा थीटा हो जाएगा। सिमिलरली अगर टेन थीटा में जो थीटा है ये बहुत छोटा है तो इसको भी हम अप्रोक्सीमेशन में थीटा ही लिख देते हैं। कब, जब थीटा क्या है, थीटा इज वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल है। ये अप्रोक्सीमेशन काम आता है बहुत सारी जगह। कॉस थीटा अगर बहुत छोटा होता है, थीटा अगर बहुत छोटा होता है तो फिर कॉस थीटा 1 हो जाता है, क्योंकि थीटा बहुत छोटा होगा तो जीरो की तरफ जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा तो फिर कॉस जीरो क्या हो जाता है, लगभग में 1 होता है। तो अप्रोक्सीमेशन में ये 1 होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको बिल्कुल पता होना चाहिए। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़ रहा है इसमें क्या बात करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि अगर किसी पॉइंट को किसी प्लेन में स्पेसिफाई करना है, किसी पॉइंट को किसी प्लेन में स्पेसिफाई करना है तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट को x और y कोऑर्डिनेट के साथ में दिखा देते हैं कि वो x डिस्टेंस पर कितना है, y डिस्टेंस पर कितना है। जो x एक्सिस होती है इसको हम एब्सिसा बोलते हैं, जो y एक्सिस होती है इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो किसी पॉइंट का अगर हमें लोकेशन बताना है, किसमें, किसी प्लेन में, तो हम बता दें कि वो x एक्सिस पे कितनी दूर है, वो y एक्सिस पे कितनी दूर है, तो उस पॉइंट की हमें उस प्लेन में डिस्टेंस पता चल जाती है। कहां से, ओरिजिन से। इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला भी है। डिस्टेंस फार्मूला कैसे है कि x2 - x1, ये हो कैसे जा रहा है ये भी बता रहे हैं।
अगर हमने x1 और x2 लिया यहाँ पर तो हमारे बीच की जो डिस्टेंस होगी वो ये वाली डिस्टेंस होगी। अब आप देखो कि यहाँ से जो डिस्टेंस इसकी निकल के आई वो क्या निकल के आई, ये वाला तो x कोऑर्डिनेट है, ये ओरिजिन है, तो इसको क्या मैं x माइनस 0 नहीं लिख सकता। ये वाला तो y है लेकिन यहाँ पर y एक्सिस में 0 है, तो इस वाली लेंथ को क्या मैं y माइनस 0 नहीं लिख सकता। और मुझे पता है इस वाले पॉइंट से इसकी डिस्टेंस जो है वो, इसको मैंने नाम दे दिया l, तो l की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो हम लगा दें पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या है कि रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बेसिकली इसका स्क्वायर बराबर होना चाहिए इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। हमने क्या लिखा हुआ है, एल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम ऐसा कर सकते हैं कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इनके पॉइंट से इसकी डिस्टेंस प्लेन निकाल सकते हैं। तो इसकी लेंथ जो है ना, पाइथागोरस थ्योरम से इसकी लेंथ को निकाल सकते हैं। अगली बात, डिस्टेंस फार्मूला ये एक प्लेन के भी लिए लगा सकते हैं और 3D ऑब्जेक्ट के लिए भी डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं। इनका मतलब क्या है कि जो x में डिफरेंस है, जो y में डिफरेंस है, एक्चुअली x में जो डिफरेंस होगा वो x की लेंथ को बताएगा, y में जो डिफरेंस होगा वो y एक्सिस के अलॉन्ग लेंथ को बताएगा, जो z में डिफरेंस आएगा वो z एक्सिस के अलॉन्ग लेंथ को बताएगा। तो उनका सबका स्क्वायर, मतलब इस फार्मूले को लगाने के लिए 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ती है। फिर अब ये यहां से शुरू करते हैं, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको अगर समझना चाहते हो ना तो ऐसे समझो कि आपके जो रूम है जिसमें आप बैठते होगे, तो रूम में क्या करा कि इस वाली लेंथ को और इस वाली लेंथ की मदद से, इसको मैंने L1 माना, इसको L2 माना, इसकी मदद से ये वाली लेंथ निकल आई पाइथागोरस थ्योरम से, इसको निकाल सकते हैं। अब जो ये ऊपर हाइट है ना, जहां पे सीलिंग है छत, इसको बाहर की तरफ, यहाँ पे बोर्ड में तो बाहर की तरफ मान लें, आप उसको हाइट की तरफ मानो, तो वहां से जब आप देखोगे तो फिर से ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन फिर से परपेंडिकुलर, और हमें चाहिए होगा बॉडी डायगोनल, मतलब कि इसके बेस से दूसरे की कोने तक, मतलब जमीन वाले कोने से एक दूसरे वाले कॉर्नर तक। तो 2 बार पाइथागोरस से लगाकर इसको कर सकते हैं। अब आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, ये स्लोप ऑफ अ लाइन। जो स्लोप ऑफ अ लाइन है ना, स्लोप को यहां से काम में आने वाली चीज, बहुत ज्यादा काम में आने वाली चीज, जो स्लोप है ना, इसको बेसिकली जो सिंबल होता है, जो सिंबल देते हैं स्लोप को बताने के लिए, उसका नाम दिया जाता है m। और स्लोप जो होता है, अब हम बात कर रहे हैं स्लोप, अगर हम बोल रहे हैं ना, तो स्लोप बोलने का मतलब ही होता है कि हम एक लाइन का स्लोप बोल रहे हैं। तो स्लोप किसके लिए डिफाइन है, एक लाइन के लिए स्लोप डिफाइन होता है। तो स्लोप बोलो या स्लोप ऑफ अ लाइन बोलो, एक ही बात होता है। ये इतनी ज्यादा पॉपुलर बात है कि इसको लिखने की जरूरत नहीं। स्लोप बोलो या स्लोप ऑफ अ लाइन, जिसको सिंबल क्या दिया जाता है इसका m, और m को हम फार्मूले के टर्म्स में अगर बोलना चाहते हैं तो क्या हम बोलते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा में जो थीटा होता है, ये क्या होता है, एंगल मेड बाय लाइन फ्रॉम एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, किससे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रही है, एंगल तो 2 बना रही है, एक तो इधर से एक इधर से, नहीं, हमें वो एंगल नहीं लेना, हमें लेना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते समय जो एंगल बन रहा है, इसी का अगर tan लिया जाए तो वो क्या बताता है हमें, स्लोप बताता है। वो क्या बताता है हमें, स्लोप बताता है। मुझे ये बात भी पता है कि पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते थे, पॉजिटिव होते थे। तो इस क्वाड्रेंट में अगर हम कोई भी लाइन का स्लोप लिखेंगे तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरी बात, अगर हम ऐसे ऐसे बढ़ाते चले जा रहे हैं, एंगल को अगर हम बढ़ा रहे हैं
किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो tan कैसा होगा? पॉजिटिव भी होगा, tan थीटा ही तो स्लोप है। थीटा क्या है? अगर 90 डिग्री के बीच में है तो tan थीटा पॉजिटिव भी होगा, tan थीटा पॉजिटिव भी होगा और लगातार स्लोप बढ़ता चला जाएगा। ऐसा लगेगा, इसी वाली स्लोप को हम इंक्लिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। इसको हम इंक्लिनेशन भी बोलते हैं। कितनी लाइन ज्यादा झुकी हुई है, कितना ज्यादा लाइन का जितना ज्यादा वो झुकी हुई होती है या उठी हुई होती है, वही उसका क्या बताता है? हमें स्लोप बताता है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड करता है हमारा एंगल पे, एंगल पे कि हम इससे कहां से एंगल कितना ले रहे हैं। तो इस स्लोप के बारे में जो बेसिक इंपॉर्टेंट बात है सबसे ज्यादा, वो हम आपको बता रहे हैं कि ये ऐसे लिखा हमने, ये हम अलग अलग लाइन बना रहे हैं, ठीक है, अलग अलग लाइन बना रहे हैं। इसको हमने लाइन 1 बोल दिया, लाइन 2 बोल दिया, लाइन 3 बोल दिया और इसको लाइन 4 बोला। लिखना चाहते हैं कि ये जो एंगल है वो θ1 है, जो लाइन दूसरे का एंगल है वो θ2 है, इसका एंगल θ3 है, इसका एंगल θ4 है। तो एक बात है कि जो स्लोप है, ऑर्डर ऑफ स्लोप लिख रहा हूं, ऑर्डर ऑफ स्लोप ऑफ अ लाइन, ऑर्डर ऑफ स्लोप ऑफ अ लाइन। तो सबसे ज्यादा स्लोप होगा L4 का, फिर होगा L3 का, फिर होगा L2 का, फिर होगा L1 का। ऐसा क्यों? क्योंकि थीटा जो है ना, थीटा जो है, थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट है, हेंस tan थीटा क्या है? tan थीटा क्या है? पॉजिटिव है, और tan थीटा ही क्या है? स्लोप है। tan थीटा के तो स्लोप बोल रहे हैं, पॉजिटिव चीज को बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ता चला जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप बात कर रहे हैं स्लोप की, तो स्लोप एक लाइन का ऐसे करते करते यहां तक आप अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ अ लाइन जो है वो क्या होगा भाई? इंक्रीज करता चला जाएगा एंड पॉजिटिव भी होगा। स्लोप कैसा होगा? इंक्रीज भी करेगा और पॉजिटिव भी होगा। कहीं पर भी अगर हमें स्लोप देखना होगा तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले वहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या देखेंगे? एंगल देखेंगे, और जो एंगल देखेंगे उसका लेंगे tan, जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी उस लाइन का स्लोप निकल के आएगा। तो अगर ऐसे करते हम गए तो स्लोप क्या होगा हमारा? पॉजिटिव होगा और इंक्रीजिंग होगा। इस बात पे नीट में डायरेक्ट एक सवाल आ गया था। अगर हम यहां से शुरू करने बात, हमने ये लाइंस बना रहे हैं, इस बात को आप देखो कि सेकंड, ये बात किसकी कर रहे हैं हम? सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। अगर हम L1 L2 की यहां वैल्यू लिखना चाहेंगे तो हम आराम से वैल्यू, हाइपोथेटिकल वैल्यू लिख रहे हैं अपने एजम्पशंस पे। तो अगर हम L1 को 1 बोले तो L2 को हम कितना बोल दें? 3, L3 को 10 बोल दो और L4 को 50 बोल दो। मतलब कि स्लोप पॉजिटिव भी है और बढ़ भी रहा है, स्लोप पॉजिटिव भी है साथ ही साथ बढ़ भी रहा है। ऐसे ही अगर हमें पता है जब हम यहां से इधर आएंगे तो हमें एंगल हमेशा कहां से लेना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें एंगल लेना है। तो एक बात बताओ, जो यहां पर अगर कोई भी एंगल अगर हम ले रहे हैं, मान लेते हैं इस वाली लाइन का हमने नाम दिया है L5, इसका नाम दिया है L6, इसका दिया है L7, इसका L8, इसका L9। अगर मैं बात कर रहा हूं, मैं θ5 की बात कर रहा हूं, मतलब कि एंगल मेड बाई ये वाली लाइन, यही तो θ5 होगा। जो θ5 की बात कर रहा हूं, ये लाइन 5 वाली लाइन ने एंगल बनाया हुआ है। अब बताइए मुझे कि θ5 जो होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, इन सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि 90 डिग्री तो पार कर गया, तो किसमें होगा? इन सेकेंड क्वाड्रेंट।
ओ सेकेंड क्वाड्रेंट में होते ही tan क्या है, नेगेटिव, तो tan थीटा 5 क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब कि जो स्लोप है वो क्या होगा, इस लाइन का नेगेटिव होगा। समअप करने वाली बात यह है कि यहां से यहां तक कोई लाइन ले जाएं, उसका स्लोप लगातार बढ़ता रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। यहां से यहां तक कोई भी लाइन लाएं, उसका स्लोप क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और नेगेटिव में भी कैसा रहेगा, नेगेटिव में भी कैसा रहेगा, सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू यहां पर, सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू यहां पर, उसके बाद नेगेटिव वैल्यू धीरे 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 करके घटती रहेगी। अगर नेगेटिव में वैल्यू घटेगी तो एक्चुअल में चीज क्या होगी, बड़ी होगी। एक्चुअल में चीज क्या होगी, बड़ी होगी। तो इस जो जोन है ना, इसमें स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस वाले में स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव होता है और इंक्रीजिंग होता है। स्लोप तो यहां पर भी इंक्रीज कर रहा है क्योंकि नेगेटिव से, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप तो ऐसे इंक्रीज करेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप मतलब अगर आप इधर जाओगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इंक्रीज करेगा। मैग्नीट्यूड में क्या, सिर्फ नंबर, प्लस माइनस देखना ही नहीं है, लेकिन आप इधर जाओगे तो स्लोप तो नेगेटिव, इधर जितने लाइन में होगा उधर इस वाले डिपार्टमेंट का सारा स्लोप नेगेटिव, इधर वाले डिपार्टमेंट का सारा स्लोप पॉजिटिव। एंगल बनाने से बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग भी। इधर वाले में माइनस में घटता जा रहा है, मतलब कि स्लोप तो बढ़ता जा रहा है पर मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप घटता जा रहा है। जो ये बातें लिखी गई थी उन्हीं को हमने, जो बात आपको समझाई गई है वही बात सारी यहां लिखी गई है। जैसे एक एवरेज रेट ऑफ चेंज बोलते हैं कि अगर हम स्लोप की बात कर रहे थे तो किसकी बात कर रहे थे, एक एंगल की बात कर रहे थे, tan थीटा की बात कर रहे थे। अगर हमारे पास कोई ये दिया गया है, फंक्शन दिया गया है, इस पे हमने अलग अलग पॉइंट पकड़ लिए, तो हम क्या बोलेंगे कि एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है, इसमें चेंज कैसे रेट हो रही है, तो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। चेंज इन वाई का मतलब क्या हुआ कि वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, जैसे हमने y2 से y1 आया तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना आया, डेल्टा बाई इसको लिख दें, और जो x में डिफरेंस आया उसको हम डेल्टा x लिख दें। ये किसके लिए हो रहा है, एवरेज के लिए हो रहा है। मतलब कि एक बड़े जो कोऑर्डिनेट्स लिए गए वो भी दूर दूर लिए गए हैं, तो इनके लिए हमने क्या करा कि एवरेज रेट बता रहे हैं चेंज के लिए। लेकिन अगर हम किसकी बात करना चाह रहे हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोलना चाह रहे हैं, तो इसके लिए टाइम कैसा होना चाहिए, बहुत शॉर्ट होना चाहिए। मतलब कि एक पॉइंट की बात कर रहे होते हैं। तो जब भी कभी समअप करके ऐसे समझे कि जब भी कभी हमें दिखाना पड़े कि स्लोप को एंगल थीटा के साथ देखना है, दिया अलग अलग दिया गया है, तो हमें ऐसे देखेंगे, अगर कोई फंक्शन दिया गया, कुछ भी करके फंक्शन दिया गया है और इसका हमें स्लोप पूछा जाएगा, जिस पॉइंट पर स्लोप पूछा जाए उस पॉइंट पर हमें क्या करना है, एक उससे आगे एक उससे पीछे लाइन खींचनी है और उस लाइन, उस पॉइंट पर को मिलाते हुए लाइन खींचनी है और इस लाइन का स्लोप बता देना है। वही उस पॉइंट पर क्या होता है, स्लोप होता है। जब भी कभी कोई ग्राफ जैसा बनाओ, वेरिएबल बनाओ, तो उसके लिए हम डिफाइन करते हैं dy बाई डी एक्स। जो dy बाई डी एक्स होता है ना, इसको हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के। x के बदलने से y कैसे बदल रहा है, तो y के बदलने की जो रेट है ना, dy बाई डी एक्स, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको भी हम क्या बोलते हैं, स्लोप। सर dy बाई डी एक्स कब लिखेंगे, जब कोई हमारे पास क्या दिया जाए, डिफरेंशिएबल ग्राफ दिया जाए। यहीं से कॉन्सेप्ट आता है डिफरेंशिएशन का, यहीं से बात करेंगे हम डिफरेंशिएशन का। जैसे लिखा हुआ है इंस्टेंटेनियस की रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट विद x एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ या इंस्टेंट पर, जैसे जो x बदल रहा है ना उसके हिसाब से y में क्या चेंजेज आ रहे हैं। तो dy बाई डी एक्स जो है ना, ये जो यहां लिखा हुआ है ये क्या है,
कोई एक कर्व दिया होता है, तो जो कोई एक कर्व दिया होता है तो इसको जो लाइन कट करती है उसको बोलते हैं सीकेंट, लेकिन अगर उस पॉइंट्स को टच करते हुए निकलती है उसको बोलते हैं टेंजेंट। उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। तो यहां पर जो dy बाई dx की बात की गई कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, इस बात को पकड़ के बैठ जाए, dy बाई dx का मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, y कैसे बदल रहा है x के साथ। अगर हमारे पास y कांस्टेंट है, क्या है? y कांस्टेंट है। देखो आप, हमने क्या कर दिया, y को क्या किया? कांस्टेंट। किसी चीज को कांस्टेंट किया जाता है तो उससे परपेंडिकुलर चले जाओ। अगर y को हमने कर दिया कांस्टेंट, यहां पर हमने y को क्या कर दिया? कांस्टेंट लिख दिया, y इज इक्वल टू 5। तो आप x को कहीं भी बदलो, x को हम यहां पर जब थे तब भी y 5 था, यहां गए तो भी y 5, यहां गए तो भी y 5, यहां गए तो भी y की वैल्यू 5। तो अगर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हो तो वो क्या निकल के आता है? 0 निकल के आता है, क्योंकि x के बदलने से y बदल ही नहीं रहा है। x के बदलने से y बदल ही नहीं रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y जो है विद रिस्पेक्ट टू x वो क्या है? 0 है। इसीलिए तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। बेसिकली डिफरेंशिएशन जो नाम है ना, ये एक प्रोसेस का नाम है। डिफरेंशिएशन जो नाम होता है वो एक प्रोसेस होता है, जैसे इंटीग्रेशन भी क्या है? एक प्रोसेस है। इनके कुछ फार्मूले हैं, y बराबर c इंटू एक्स की पावर n है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? पावर को पहले जो c है, जो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लिया जाता है और पावर को घटा के आगे लाया जाता है। पावर को मतलब जो x है उसमें से पावर डिक्रीज होता है, डिफरेंशिएशन का में पावर डिक्रीज होता है। जैसे आपने लिखा y बराबर x की पावर n और हमें लिखना है dy बाई dx, तो इसको क्या करना पड़ता है? ऐसे n को एक बार बाहर लाओ और एक पावर को घटा के लिख दो। जो चीज ऊपर दी गई है उसको पहले बाहर लाओ और उसमें से उसी में से एक चीज को घटा के लिख देते हैं। ये फार्मूले होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नहीं बदलता। लॉगरिथमिक दिया गया है, जब भी कभी लॉग की बात की जाएगी, अगर उसका कुछ नहीं दिया गया है तो उसका नेचुरल बेस दिया गया है, जिसको बोलते हैं e। अगर कुछ नहीं दिया गया तो नेचुरल बेस का मतलब उसका बेस दिया गया है e। तो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है log बेस e का, वो 1/x होता है। साइन का cos होता है, cos का माइनस साइन होता है। डिफरेंशिएशन में याद रखेंगे, जो चीज c से स्टार्ट होगी उसका डिफरेंशिएशन के एंड पे माइनस आएगा। जैसे cosec का डिफरेंशिएशन करना है तो माइनस से स्टार्ट होगा वो, जैसे cos का करना था तो माइनस साइन एक्स, tan का है तो sec स्क्वायर एक्स है। यहां पर गलत लिख गया है, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, इसको लिख सकते, ये होता है dy बाई dx, tan x का होता है sec स्क्वायर एक्स, इसको प्लस कर दो, बात सही है। अब आता है रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। सम रूल एक दिया गया है। सम रूल क्या कहता है? डिफरेंशिएशन का सम रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया है y बराबर fx प्लस gx और हमें इसको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है, तो सम रूल की बात कर रहे हैं हम। सम रूल की बात कर रहे हैं तो हम क्या करें कि dy बाई dx लिखो। इसी को लिखने का एक और तरीका y डैश, ऐसा लिखने का मतलब एक बार डिफरेंशिएट हो गया तो हम क्या करेंगे? पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, फिर दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो। बस यही सम रूल है। एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो y बराबर 3x स्क्वायर प्लस 5x, तो इसको कैसे कर सकते हैं? dy बाई dx, 3 तो कांस्टेंट है बाहर, x स्क्वायर का कितना? 2x प्लस 5 का 5, डिफरेंशिएट कर दिया। दूसरा होता है प्रोडक्ट रूल। एक होता है प्रोडक्ट रूल। अगर y बराबर कोई फंक्शन दिया गया है, जैसे कि fx इंटू gx दिया गया है, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो इनका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब कि dy बाई dx करना है, जिसको हम y डैश भी बोल देते हैं।
अगर dy बाई dx करना है, y डैश करना है, तो पहले वाले को डिफरेंशिएट करो, दूसरे वाले को ऐसे ही छोड़ दो, बीच में प्लस का साइन, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो, पहले वाले को ऐसे ही छोड़ दो। यही है तरीका। अगर प्रोडक्ट रूल है, सम रूल है, इन्हीं से बेसिकली सारी बातें हमारे जो फिजिक्स के काम की बात है वो तो हो ही जाती है। लेकिन एक और होता है क्वोशंट रूल, है ना। तो इसके लिए जैसे अगर मान लेते हैं कोई हमारे पास लिखा हुआ है फंक्शन y बराबर fx अपॉन gx, तो इसका अगर हमें y डैश निकालना है तो सबसे पहले हम नीचे वाली जो चीज है उसको ऊपर लाएं और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दें, बीच में माइनस का साइन। अब जिसका हो चुका है उसका ना करें, जो बच गया उसका कर दें, और होल अपॉन में जो चीज नीचे गिवन है इसका क्या करें, होल स्क्वायर करें, उसका क्या करें, होल स्क्वायर करें। अब एक और रूल है जो चेन रूल के नाम से है। चेन रूल को ये थोड़ा कई बार कंफ्यूजिंग होता है। जैसे एक फंक्शन हमारे पास दिया गया है f ऑफ g ऑफ x, अभी इसका मतलब क्या है वो भी समझा रहे। किसी फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन दिया गया है तो हमें चेन रूल का मतलब ये है कि सबसे पहले बाहर से करना चालू करो और अंदर तक हर चीज को डिफरेंशिएट करते चले जाओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx निकालना है मतलब कि y डैश निकालना है, तो हम क्या करें, f डैश का पहले करा और अंदर जो चीज थी उसको ऐसा ही रहने दिया, बीच में प्लस प्लस का साइन नहीं लगेगा, फिर से मल्टीप्लीकेशन। अब हमने जो अंदर था ना उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। एक क्वेश्चन के थ्रू इस बात को समझते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। मान लेते हैं हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया था, y बराबर साइन 3x स्क्वायर प्लस 5x, ऐसा कुछ हमारे पास दिया गया है। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो इस पे कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल लगेगा, चेन रूल लगेगा। तो और कोई चीज छूटी क्या, चेन रूल और कोई बात नहीं छूटी है, dy बाई dx, ठीक है ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं छूटी। तो इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करने का मतलब साइन एक्स का अगर डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो क्या किया जाएगा, कॉस एक्स किया जाएगा। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। अगर कॉस एक्स का करना होता तो फिर माइनस साइन एक्स, तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस। अब हमने कॉस का कर दिया, अंदर वाली चीज को ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि एक बार में एक चीज को ही तो डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार में एक चीज को ही तो डिफरेंशिएट करेंगे। अब क्या करें कि जो अंदर छूट गया है उसको डिफरेंशिएट कर दें। अंदर क्या छूट गया, 3x स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा भाई, 6x, और प्लस में 5 का कितना होगा, 5। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल पे, चेन रूल पे एक क्वेश्चन और अगर समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि हमें एक पहले बात बताता हूं, 1 जो रूट एक्स है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई dx, ये बिल्कुल याद रखने वाला होता है। रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो ये याद रख लेना सब लोग, x की पावर हाफ लिख दिया। अब हाफ को dy बाई dx करें तो हाफ को बाहर लाओ और x की पावर हाफ माइनस 1, इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 इंटू रूट एक्स। तो जो dy बाई dx निकल के आया किसका, रूट एक्स का, वो कितना निकल के आता है, 1/2 रूट एक्स, ऐसा निकल के आता है रिजल्ट। कभी अगर रूट एक्स का निकालना पड़ जाए इसको तो याद ही रख लेते हैं कि भाई ऐसे निकलता है। अब इसकी मदद से एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास y बराबर
रूट साइन एक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स लिखा हुआ है, इसका हमें डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या करेंगे, वाई डैश पहले हम रूट का करेंगे तो रूट का क्या लिखेंगे 1/2 इंटू रूट साइन एक्स। अब हम साइन एक्स का करेंगे, साइन एक्स का कितना होगा कॉस एक्स, और अब हम एक्स का करेंगे तो एक्स का तो 1 ही हो जाएगा। पहले सबसे बाहर वाला फंक्शन पकड़ो और अंदर तक करते चले जाओ भाई, जिसका जिसका होना है उसका डिफरेंशिएशन सबका कर दो। अब बात आ रही है मैक्सिमा मिनिमा वाले पॉइंट की बात आ रही है। अच्छा, जब कभी हमारे पास कोई कर्व या ग्राफ वगैरह दिया जाएगा तो उसका स्लोप कैसे निकालेंगे, dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स का मतलब, इसको और डिटेल में अगर समझना चाहें तो हम ऐसे करते हैं, अगर हम किसी चीज को dy बाई डी एक्स हम 0 बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया है 0, मतलब कि y बदल ही नहीं रहा है x के बदलने से। मतलब y अगर बदल नहीं रहा है, समझना इस बात को, कोई भी हमने चीज बना ली, कोई रैंडम सा ग्राफ बनाते हैं, ये सब कुछ किसके लिए वैलिड होता है, dy बाई डी एक्स निकालना कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए। तो कोई ग्राफ हमने बना लिया ऐसे करके, ऐसे, हमें नहीं पता किस चीज का ग्राफ है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि अगर dy बाई डी एक्स 0 हो गया, dy बाई डी एक्स 0 हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x 0 हो गया, मतलब कि y के x के बदलने से y बदल ही नहीं रहा है। कहने का मतलब y क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। अगर कोई चीज बदल नहीं रही है, कांस्टेंट हो चुकी है, तो फिर उसके बारे में दो बात तो बोल ही सकते हैं, या तो वो अपने मतलब उससे ज्यादा बढ़ ही नहीं सकती, बदल ही नहीं रही, तो उससे ज्यादा तो ना कम हो सकती है ना ज्यादा हो सकती है। तो अगर कोई चीज उस समय पे कांस्टेंट है और ग्राफ के टर्म्स में देखेंगे तो हम ये बोल देंगे कि यहां पर या तो ये अपने मैक्सिमम जगह पर है या फिर अपने मिनिमम जगह पर है, क्योंकि कांस्टेंट तभी होगा ना, कांस्टेंट होगा तभी तो डिफरेंशिएशन 0 होगा। कांस्टेंट होने का मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब ना तो इससे ज्यादा हो रहा है ना इससे कम हो रहा है, तो इसका मतलब यही हो रहा है कि कांस्टेंट हो गया। अब जो कांस्टेंट हो गया तो फिर बदल ही नहीं रहा है, बदल नहीं रहा है तो फिर या तो ये मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा वाले उस पे पॉइंट पे लाई कर जाएगा। भाई y अगर कांस्टेंट, y कांस्टेंट हो गया है तो y कांस्टेंट हो गया, अगर ग्राफ पे देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि भाई अब इसके बाद चेंज ही नहीं हो रहा ना y, और y की वैल्यू ही तो ग्राफ को बताती है, y की वैल्यू ही तो देखते हैं ग्राफ में। तो dy बाई डी एक्स अगर 0 हो गया तो इसका मतलब ये होता है कि स्लोप जो होगा 0 हो जाने से यहां पर जो भी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा वो मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा, मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा। अब कब मैक्सिमा होगा कब मिनिमा होगा इस बात को और समझ लेते हैं। अगर डबल डेरिवेटिव मतलब कि dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, इस बात को अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, रेट dy बाई डी एक्स ऑफ स्लोप, dy बाई डी एक्स तो स्लोप होता है, स्लोप को और लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है, स्लोप। स्लोप के बदलने की रेट जो है वही है डबल डेरिवेटिव, जिसको हम बोलते हैं y डैश, कई बार बोलते हैं, और कई बार हम du बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। ये वाली जो बात है dy बाई डी एक्स, ये बताती है कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, लेकिन जो डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव है वो इस चीज को भी बता देता है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। कहीं पर अगर डबल डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव दिख जाए, इसका मतलब ये होता है कि ये जो पॉइंट है हमारा ये मिनिमा वाला है। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव दिख जाए, इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट है वो मैक्सिमा वाला है। ये कैसे होता है अभी इसको समझा रहे हैं, मैक्सिमा वाला है। देखो अभी बोला कि जो डबल डेरिवेटिव लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप लिखा हुआ है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था
कि यहां से यहां तक जाने में कोई हमने ग्राफ लिया, कोई हमने ग्राफ लिया ऐसे करके, ऐसे करके ग्राफ लिया, यहां पर हम अलग अलग पॉइंट ले रहे हैं। अभी आपको चीज अच्छे समझ आ रही, ये पॉइंट लिया, इसका हमने स्लोप निकाला, ये स्लोप पॉजिटिव है, इसको मैंने P नाम दिया। दूसरा पॉइंट हमने लिया, इसको हमने नाम Q दिया। एक बात बताओ मुझे कि जो स्लोप है, P वाले पॉइंट का स्लोप जो है वो कम है, Q वाले पॉइंट का जो स्लोप है वो ज्यादा है। P वाले पॉइंट का स्लोप जो है कम है, Q वाले पॉइंट का स्लोप ज्यादा है। मतलब कि जब हम X की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो स्लोप हमारा कैसा हो जा रहा है, पॉजिटिव हो जा रहा है। मतलब स्लोप के चेंज होने की रेट क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि पहले कुछ कम था अब कुछ ज्यादा हो रहा है, तो इसमें चेंज कैसा आ रहा है, पॉजिटिव का। और चेंज क्या हो रहा है, स्लोप, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। अगर ऐसा है तो ये पॉइंट कौन सा वाला दिख रहा है आपको, मिनिमा दिख रहा है। ये पॉइंट कौन सा दिख रहा है आपको, मिनिमा दिख रहा है। सेम गोज फॉर मैक्सिमा आल्सो। अगर हम इसके लिए स्लोप की बात करेंगे तो फिर से वही वाली बात बोलेंगे कि जो जैसे यहां बोल रहे हैं ना कि पहले स्लोप हमने P लिया, Q लिया, और हम पॉइंट अगर R ले लेंगे तो हमें पता चलेगा R का जो स्लोप होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो ऐसे बोल सकते हैं कि जब स्लोप X के साथ में स्लोप जो है लाइन का वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बढ़ भी रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। वही वाला पॉइंट तो हमें मिनिमा बताता है। किसी भी ग्राफ में हमें मैक्सिमा मिनिमा को निकालना है तो सबसे पहले dy/dx किया, इससे पता चल जाएगा कि इसका स्लोप क्या है। स्लोप पता होने से ये बात नहीं पता चलेगी कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। अब इसको डबल डेरिवेटिव करो, डबल डेरिवेटिव करने से अगर नेगेटिव आ रहा है तो फिर मिनिमा है, डबल डेरिवेटिव करने से अगर नेगेटिव आ जा रहा है तो फिर मैक्सिमा है, और पॉजिटिव आ जा रहा है तो फिर। अब ये लास्ट एक इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रेशन भी एक प्रोसेस का नाम होता है। जो डिफरेंशिएशन है इसका रिवर्स प्रोसेस जो है उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। इंटीग्रेशन जैसे हम dx लिखते थे, dx को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हम बता देते हैं कि x प्लस सी बना देते हैं। जैसे हम बोलते थे कि भाई अगर हम x दिया गया उसको हम dy/dx कर देते थे, कोई फंक्शन दिया तो होता था उसको हम डिफरेंशिएट कर देते थे। ऐसे ही कोई छोटी छोटी चीजें थी उनको जोड़ के वो, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दोनों का नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसका नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे यहां पर जो लिखा गया फॉर्मूले लिखे गए हैं कि x की पावर n dx, जो x है और जो dx है ये दोनों सेम नेचर के होने चाहिए। डिफरेंशिएशन तो दूसरे में भी हो रहा था लेकिन इसमें ऐसा नहीं, दोनों सेम नेचर के होने चाहिए। इसको करने का तरीका क्या होता है कि अगर x की पावर n dx लिखा हुआ है तो इसका करने का तरीका, जो पावर लिखी है उसको एक बढ़ाओ और प्लस में c। यहां पर कभी भी -1 नहीं हो सकता, जो n की वैल्यू है वो -1 नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे ही आप n की वैल्यू -1 डालोगे तुरंत ये नीचे से डिफाइन ही नहीं रहेगा। तो सर -1 के लिए फिर क्या होता होगा, हाँ बिल्कुल होता है, बताया था कि इंटीग्रेशन है ये क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। रिवर्स प्रोसेस क्या है, डिफरेंशिएशन का है। तो रिवर्स प्रोसेस अगर डिफरेंशिएशन का है तो 1/x, अगर हमने x की n की जगह पर क्या ले लिया, -1 ले लिया, तो यहाँ क्या आएगा 1/x आएगा, 1/x dx। हमें पता है कि ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln x होगा, और प्लस c कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं। ये बेसिकली फार्मूले लिखे गए हैं इंटीग्रेशन के। यहां पर रूट जो sin x लिखा हुआ है इसको कर देना चाहिए sin x dx, ठीक है। cos x की जगह पर ये बात मीनिंगलेस हो जाएगी अगर हमने ये नहीं बताया कि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब ये बातें बिल्कुल सही हैं। अब कुछ ग्राफ की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के बारे में क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन की अगर हमें कोई ग्राफ बनाना होता है
तो इसके लिए हमारे पास एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जिसको लिखते हैं y बराबर mx प्लस सी। जो m होता है यहां पर, ये क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप किसका होता है, ऑफ अ लाइन का होता है। जो c होता है ये क्या होता है, y एक्सिस इंटरसेप्ट होता है। ये क्या होता है, y एक्सिस इंटरसेप्ट होता है। कभी भी हमें कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना है, कोई भी स्ट्रेट लाइन दे दी गई, y बराबर 2x प्लस 3, इसका हमें ग्राफ बनाना है। दो मेथड होते हैं अपने पास बनाने के, एक तो हम x को 0 पुट करें, y की वैल्यू निकालें, तो हमें दो कोऑर्डिनेट मिलेंगे, एक x 0 और y। दूसरा क्या है कि हम क्या करें कि जहां से जो c इंटरसेप्ट दिया गया इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लिया और हमने बोल दिया कि ये लाइन पास तो यहीं से होगी, ये लाइन पास तो यहीं से होगी। x और y में भी क्या रिलेशन है, जो ऊपर वाला दिया गया है ये y है, जो इधर दिया गया है ये x है। ये लाइन पास कहां से होगी, ये लाइन पास तो इस वाले पॉइंट से ही होगी। अगर ये लाइन इस वाले पॉइंट से पास होगी तो इसको पास होने के हजारों तरीके, कि ऐसे भी हो जाए, ऐसे भी हो जाए, कैसे भी पास हो सकती है, लेकिन हम बता रहे हैं कि ये लाइन ऐसे पास होगी। क्यों, क्योंकि इसका स्लोप है पॉजिटिव। इस वाली बात ने बताया कि यहां से पास होगी। जो ये वाली बात है ना स्लोप, इसने बताया कि ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम बनाएगी। तो ये क्या हो जाएगी भाई, स्लोप ने बताया इसका यहां से ये कि जो थीटा होगा, टेन थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 2, जो क्या है पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्लोप होगा, लाइन ऐसे पास होगी। किसी की इच्छा है कि सर कहां से पास हो रही होगी, तो ये पॉइंट हो गया क्या, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, 0,3। 0,3 से पास करेंगे तो यहां पर y क्या होता है, 0 होता है, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, -3/2, 0। लाइन भी पता चल गई। किसी के बारे में भी कभी भी कोई स्ट्रेट लाइन जैसा ग्राफ बनाना है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या सर ऐसा ही है ना, कोई भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि b बराबर u प्लस AT, क्या स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। सर किसके किसके बीच में बनाना चाह रहे हो आप, आपको पता ना चलना चाहिए कि हम वेलोसिटी और टाइम के बीच में बना रहे हैं। किसके बना रहे हैं, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। अब जो चीज हम एक्स एक्सिस पर ले रहे थे, देखो जो चीज हम एक्स एक्सिस पे ले रहे थे उसी का मल्टीप्लीकेशन जो कोफिशिएंट आता था वही क्या था, हमारा स्लोप था। तो यहां पर एक्सीलरेशन ही तो हमारा स्लोप का काम कर जाएगा, नहीं कर जाएगा भाई। y बराबर mx प्लस सी लिखते थे ना, तो x का जो होगा कोफिशिएंट। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी पहले हम कोई भी स्ट्रेट लाइन जैसा ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले लीनियर होना चाहिए, देख लिया, और उसके बाद में जिसके जिसके बीच में बनाना है वो मेंटेन किया और देख लिया कि भाई t वेरिएबल्स दिए, और फिर इसके बाद में इसका जो स्लोप है वो डिफाइन किया और लाइन खींच दी। बस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तो बनाना सबसे आसान काम है। फिर ग्राफ है ना, कोई भी ग्राफ है, एक और इंपॉर्टेंट बात, कोई भी जो ग्राफ होता है इसमें सिर्फ दो ही बातें इंपॉर्टेंट, ग्राफ में दो ही बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है इसका एरिया और एक होता है इस ग्राफ का स्लोप। एक इस ग्राफ का एरिया और एक इस ग्राफ का स्लोप, बस दो ही बातें ग्राफ में इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे मान लेते हैं हमने यहां पर ये ले लिया और हमने ऐसे कुछ बना दिया, क्या लिया हमने, इसको हमने वेलोसिटी मान लिया, इसको हमने टाइम मान लिया, और हम बात कर रहे हैं इस ग्राफ की कि भाई इस ग्राफ का क्या हमें बताना जा रहा था। तो हम बोलेंगे कि इस ग्राफ में जो dv/dt होगा ना वो इसका क्या बताएगा, एक्सीलरेशन। तो डिफाइन है इसलिए बता रहा है, बाकी बताएगा क्या, स्लोप, स्लोप बताएगा। और दूसरी बात, इसका स्लोप तो कैसे डिफाइन करते हैं स्लोप को, इसका भी dv लो उसका भी dv लो। अगर ये b वर्सेस t नहीं, अगर x वर्सेस y वर्सेस x होता तो y वर्सेस x लिखते। स्लोप का मतलब यही है। अगर ये p वर्सेस q होता तो हम क्या लिखते, dp/dq। ये इसके स्लोप को बताएगा और इसके एरिया को क्या बताएगा कि ऊपर वाले को तो ऐसे ही लिखो और नीचे dt कर दो और इसको कर दो इंटीग्रेट। ये क्या बताएगा, इसको एरिया को बताएगा। लेकिन इंटीग्रेशन में तो सर बोला था कि ये दोनों सेम होने चाहिए, अगर ये सेम नहीं है तो लाना पड़ेगा।
तो इसको लाएंगे कैसे, b को dx बाई dt लिख सकते हैं और dt को तो dt लिख ही सकते हैं, तो ये फिर से क्या आ जाएगा dx। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी ग्राफ कभी दिख जाए, हम सिर्फ इसमें दो ही बातें देखेंगे, एक तो इस ग्राफ का स्लोप और दूसरा उस ग्राफ की एरिया देखेंगे। स्लोप निकालने के लिए दोनों का dv dv करेंगे, d जैसे लिखा ना यहाँ पे dv बाई dt, ऐसे अगर x दिया होता तो t दिया होता तो p दिया होता तो ऐसे करते, y दिया होता तो dy बाई dx, q दिया होता तो dq बाई dt। इसीलिए q और i के बीच बनने वाला ग्राफ का एरिया क्या बताता है, dq बाई dt i बताता है, करंट बताता है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट बात है कि इसका एरिया देखेंगे। एरिया देखने का तरीका क्या है कि जो y एक्सिस के अलॉन्ग दिया उसको पहले लिखो और इसका डिफरेंशियल पार्ट लिखो dt, और फिर कोशिश करो कि ये वाली जो चीज है ना आपकी ये इंटीग्रेट हो पाए। इंटीग्रेट होने के लिए कई बार इसको बदलना पड़ेगा, जैसे हमने यहां पर वेलोसिटी को किया था। तो ग्राफ में दो ही बातें देखेंगे, एक एरिया और एक क्या देखेंगे, स्लोप। अगर x बाई और x एक्सिस का ग्राफ बनाया है तो स्लोप कैसे डिफाइन होगा इसका, dy बाई dx, इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूं। और एरिया कैसे डिफाइन होगा इसका, एरिया डिफाइन होगा इसका y इंटू dx। ऐसे इसका एरिया डिफाइन और ऐसे इसका स्लोप डिफाइन। अब बात आ रही है पैराबोला की। तो जो हमने पहले क्वाड्रेटिक पढ़ी थी ना, इसी को पैराबोला भी बोलते हैं। पैराबोला एक्चुअली में दो तरीके के होते हैं कि जो हमारे सिलेबस में है वो क्या कहता है, क्वाड्रेटिक वाला ही है, ax स्क्वायर bx प्लस c। कभी पैराबोला जैसा ग्राफ बनाना पड़ जाए तो आपको क्या करना है कि जिसकी पावर 2 है, किसके किसके बीच में ग्राफ बना रहे हो, y और x के बीच में ग्राफ बना रहे हो, जिसकी पावर 2 है, पावर 2 किसकी है, x की है, उस वाली एक्सिस को छोड़ देना है, जिसकी सिंगल पावर है ना उसी को कवर कर लेना है। जैसे कि इसकी सिंगल पावर है, कर्व वाला ग्राफ बनेगा तो इसको ऐसे करके, ये हो गया पैराबोला का। अगर यहां पर हम y स्क्वायर बराबर अगर ऐसा लिख दिए होते कहीं कि y स्क्वायर बराबर 4ax, तो अब पावर 2 किसकी थी, y की थी, तो इसको छोड़ देके जिसकी सिंगल होती उसको कवर कर लेते। तो इसीलिए y बराबर x स्क्वायर का जो पैराबोला होते हैं ना, उनके ग्राफ ऐसे या फिर ऐसे बनते हैं। जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कभी बोला जाए पैराबोलिक ग्राफ है तो पहचान लें कि हाँ भाई पैराबोलिक ग्राफ ऐसा होता है। फिर एक है लॉगरिथमिक ग्राफ। लॉगरिथमिक ग्राफ जो होता है ना वो भी बेस पे डिफाइंड होता है कि आपने उसका बेस क्या लिया हुआ है ना। तो जब हम बात करें लॉगरिथमिक ग्राफ की तो ये इसके बेस पे डिफाइन करते हैं कि इनका बेस कैसे होगा। कई बार जो जैसे एक्सपोनेंशियल ग्राफ होते हैं, इनका नेचर समझ लो, लॉगरिथमिक ग्राफ का आप नेचर समझ लो, क्योंकि जब तक बेस नहीं दिया होगा ग्राफ नहीं बना सकते। तो जैसे e की पावर x का जो ग्राफ है ना वो ऐसे बनता है। e किसका ग्राफ है बता रहा हूं मैं भाई, e की पावर x का ग्राफ बता रहा हूं। अगर हमें लॉगरिथमिक ग्राफ को देखना है तो लॉग के ग्राफ कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं, और एक ऐसे की तरफ बनता है। अब ये डिसाइड करना होता है कि आप अगर बेस को ना क्या ले रहे हो, उस हिसाब से हम लॉग के ग्राफ को बनाते हैं, है ना। तो ये कैसा है, एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल है। तो पैराबोला स्ट्रेट लाइन, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है जो ऐसे करके बन जाता है, एक्स वाई बराबर सी होता है इसका ग्राफ। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो इसमें कुछ कुछ बेसिक मैथमेटिक्स की जो बातें थी, ये कोई चैप्टर नहीं था, बस ये मैथमेटिक्स की चीजें आ सकती, कभी पैराबोला का रोल आ सकता है, कभी स्लोप आ सकता है, ये सब बहुत सारी बातें इसमें आ सकती थी, उनको हम लोगों ने एक बार देखा, है ना। लॉग का जो ग्राफ होता है वो उसके बेस पे डिपेंड करता है। अगर आपने बेस को कैसा माना है, बेस और नंबर के लॉजिक के हिसाब से लॉग का ग्राफ बनता है, तो उस हिसाब से भी हम इसको देख सकते हैं। वैसे लॉगरिथमिक ग्राफ का ज्यादा यूज नहीं आता, तो मेन तो आप ये ग्राफ को पहचान लो, तुरंत ही पैराबोला दिख जाए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिख जाए, कहीं कहीं पर एक्सपोनेंशियल दिख जाता है, और स्ट्रेट लाइन का तो बहुत ही जबरदस्त इस्तेमाल है पूरे उसमें। तो आप होपफुल कि ये सब आपके लिए बेनिफिशियल होगा।
है ना। और नेक्स्ट जो भी चैप्टर्स हम लोग पढ़ते रहेंगे उस पे ऐप्स पे आते रहेंगे और आप लोग अपना रिवीजन कर सकते हैं। ओके बाय, ऑल द बेस्ट।